5 जून 2022 दिल्ली। सुबह का समय था। एक आदमी दिल्ली के एक ग्राउंड में खड़ा हुआ था। वैसे तो ये ग्राउंड हमेशा खाली रहता था, लेकिन त्योहार और फेस्टिवल के टाइम में यहाँ पर कुछ न कुछ चलता रहता था। और जब ये फेस्टिवल त्योहार नहीं होते थे तब ये खाली होता था। तब यहाँ पर कई झाड़ियाँ आ जाती थी और कई बार लोग यहाँ पर कचरा भी फेंकते रहते थे। तो खैर, ये आदमी सुबह सुबह वहाँ पर खड़ा था, लेकिन तभी उसे चलते चलते वहाँ पर एक कुत्ता दिखाई देता है जो कि वहाँ पर कुछ खा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, स्मेल बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ये आदमी सोचता है कि एक बार देख तो लूं कि आखिर ये है क्या। लेकिन वो जैसे ही उस लिफाफे के अंदर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर एक इंसान का पैर पड़ा हुआ था। अब ये सब देखने के बाद वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और वो लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस भी वहां पर आ जाती है और उनके साथ फोरेंसिक टीम भी वहां पर आ जाती है। फोरेंसिक टीम उस पैर को चेक करती है कि ये इंसान का ही है ना, और दूसरी तरफ पुलिस वाले आसपास और चीजें देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक और पॉलीथीन वहां पर नजर आता है, और जैसे जैसे वो उसके पास जाते हैं वहां से भी बदबू बहुत आ रही थी। तो पुलिस वाले उस पॉलीथीन को खोलते हैं और उसके अंदर से भी उन्हें एक पैर मिलता है। अब पुलिस को 2 पैर मिल गए थे, तो यहाँ पर वो अच्छे से और चेक करते हैं कि कहीं कुछ और ना उन्हें मिल जाए। एक तरह का सर्च ऑपरेशन वहां पर पुलिस चलाती है, लेकिन कई घंटे देखने के बावजूद भी उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। जो चीजें उन्हें मिली थी उन्हें लेकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन पुलिस अपने स्टेशन में काम कर रही थी, लेकिन तभी एक फोन उनको आता है। फोन पर एक आदमी बताता है कि वो रामलीला मैदान में खड़ा है। ये रामलीला ग्राउंड वही ग्राउंड थी जहां पर कल पुलिस गई थी, जहां पर उन्हें वो पैर मिले थे। तो वो पुलिस को बताता है कि यहाँ पर ग्राउंड में एक लिफाफा पड़ा हुआ है और उस लिफाफे से बहुत गंदी बदबू आ रही है। क्या पता इसमें भी कुछ हो। तो पुलिस वाले फटाफट उस ग्राउंड में जाते हैं। वहां पर पहले से ही कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस वाले उस लिफाफे को खोलते हैं। उसके अंदर उन्हें एक इंसान का कटा हुआ हाथ मिलता है। पुलिस वाले हैरान थे और सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर यह सब कुछ चल क्या रहा है। वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वो लोग बताते हैं कि हम तो यहाँ पर ऐसे ही बस चलने फिरने आए और हमें यहाँ पर ये लिफाफा दिखा, और कल जो भी इस ग्राउंड में हुआ सभी को उसके बारे में अब पता चल गया है। इसलिए हमने सोचा क्या पता इसके अंदर भी कुछ मिल जाए, तो इस वजह से हमने आपको कॉल की। पुलिस वाले फिर से फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं, वहां पर अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें उस हाथ के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस को एक डीएनए टेस्ट करवाना था, ये जानने के लिए कि ये सारे पार्ट्स एक इंसान के हैं या नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद पुलिस को एक और फोन कॉल आता है। फोन पर वो आदमी पुलिस को बताता है कि वो रामलीला मैदान से बोल रहा है और उससे कुछ बैग दिखाई दे रहे हैं और इनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो पुलिस वाले फटाफट वहां पर जाते हैं और वो 2 बैग को दिखाता है जो प्लास्टिक के बैग थे। तो पुलिस उसे ओपन करती है। तो पहले में से एक इंसान की थाई मिलती है। जब वो दूसरे उस प्लास्टिक के बैग को ओपन करती है तो उसके अंदर से इंसान की दूसरी थाई मिलती है। अब पुलिस ये सब कुछ चेक कर रही थी, लेकिन तभी उनकी नज़र एक और प्लास्टिक के लिफाफे पर पड़ती है। वो उसे खोलते हैं। वो काफ़ी भारी लग रहा था। उसे खोलने के बाद उसके अंदर से एक इंसान का सर मिलता है। अब पुलिस समझ चुकी थी कि यह केस कुछ और ही है। अब सर मिल गया तो पुलिस को यह पता चल जाएगा कि मरने वाला कौन था, लेकिन ऐसा नहीं था। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल खराब किया गया था और उसे पहचान पाना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद पुलिस इन बॉडी पार्ट्स को भी फोरेंसिक टीम के पास भेजती है और सारे बॉडी पार्ट्स का डीएनए करवाती है कि ये एक इंसान के हैं या नहीं। अब पुलिस को ये जानना था कि ये मरने वाला कौन है। अब उसके सर से पता चल गया कि एक आदमी है, और डीएनए से ये भी पता चला कि ये सारे बॉडी पार्ट्स एक ही इंसान के हैं, और उस इंसान की यानी कि उस आदमी की उम्र 50 से 55 साल के बीच बीच रही होगी, और उसकी मौत का टाइम बताया गया 25 से 26 मई के बीच बीच। पुलिस को पार्ट्स मिले 5 जून, 6 जून और 8 जून को, यानी कि ये बॉडी पार्ट्स मिलने के 10 दिन पहले ये मर्डर हुआ था। अब पुलिस के सामने क्या था? अगर कोई आदमी ऐसे मरा है और किसी ने मान लो उसे मार दिया, तो उसकी मिसिंग की रिपोर्ट एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो होगी। इसलिए सभी पुलिस स्टेशन जो कि आसपास थे, पुलिस उन्हें कह देती है कि जो मिसिंग आपकी रिपोर्ट्स की लिस्ट है वो हमें दे दो। दूसरा, पुलिस उस ग्राउंड के आसपास लोगों को पूछती है कि आपने किसी को देखा, किसी ने सामान पकड़ा हुआ था, लिफाफे पकड़े हुए थे या भारी सामान यहाँ से लेकर गुजरा था ग्राउंड की तरफ।
लेकिन यहाँ पर भी पुलिस को कुछ नहीं हाथ लगता। अगर बात की जाए मिसिंग रिपोर्ट्स की, तो बाकी पुलिस स्टेशंस ने बताया कि ऐसा कोई इंसान है नहीं जिस तरीके का पुलिस ढूंढ रही है, यानी कि 40-50 के बीच बीच में उम्र, एक आदमी, ऐसी रिपोर्ट उनके पास कोई आई नहीं थी। और जिन लोगों की इस तरीके की मिसिंग रिपोर्ट थी वो कुछ दिनों के बाद घर वापस आ गए थे। इसके बाद पुलिस उस ग्राउंड के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब यहाँ पर पुलिस ने कोशिश तो बहुत कर ली थी, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत तक नहीं लगा। इसके बाद में पुलिस से ये केस लेकर क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच बाकी पुलिस स्टेशन से ये अपडेट लेती है कि क्या कोई इंसान मिसिंग है, आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है या नहीं। तो यहाँ पर उन्हें कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिलती। अब वो ये बात समझ जाते हैं कि ये केस सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी की हेल्प से ही सॉल्व हो सकता है। अब सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाता है। पुलिस एक बात को नोटिस करती है कि उन्हें टुकड़े अलग अलग मिले थे, अलग अलग दिनों पर। इसका मतलब वो फेंके भी अलग अलग गए होंगे। इसके बाद पुलिस की एक टीम पूरा दिन सिर्फ उस सीसीटीवी स्क्रीन के सामने बैठी रहती और सारी फुटेज को चेक करती। दिन बीतते गए, दिन के हफ्ते बीतते गए और एक महीने के बाद उनके हाथ एक फुटेज लगती है। यह फुटेज थी 31 मई और 1 जून की रात की और समय था 12:44। इस फुटेज में एक औरत और उसके साथ एक आदमी रात में इस टाइम पर उस ग्राउंड में जाते हैं और उनके हाथ में कुछ पकड़ा भी हुआ था। और वो 6 मिनट ग्राउंड में रहने के बाद 12:50 पर बाहर आते हैं। सबसे पहले जो पुलिस को लगा और सभी को लगेगा कि ये कूड़ा फेंकने गए होंगे, लेकिन कूड़े फेंकने का काम तो सिर्फ 10 सेकंड का होता है। ये 6 मिनट तक वहां पर क्या करते रहे। खैर, इसके बाद पुलिस सीसीटीवी को और ध्यान से चेक करती रहती है। ये फुटेज थी 31 मई को। पुलिस को 2 जून की एक और फुटेज मिलती है। दिन के करीब 10 बजे हुए थे। ये दोनों, यानी कि वो लेडी और वो आदमी, दोनों आते हैं उसी ग्राउंड में। वो ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और कुछ टाइम घूमने के बाद वो फिर से बाहर आ जाते हैं। इस टाइम उनके हाथ खाली थे, उनके हाथ में कुछ पकड़ा नहीं हुआ था। लेकिन यह सर्दियों का टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जून का महीना था और दोपहर के 10 बजे बहुत गर्मी होती है। वहाँ पर ये अंदर क्यों गए और थोड़ा सा घूमकर बाहर आ गए, ये फिर से एक अजीब बात थी। लेकिन दिन होने के बावजूद भी इनके चेहरे दिखाई नहीं दिए। पुलिस यहाँ पर आगे की सीसीटीवी चेक करती है जहाँ से ये लोग गुजर रहे थे, लेकिन आगे चलकर सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। इसके बाद ये फुटेज को आसपास के लोगों को और दुकानों वालों को दिखाते हैं। क्या आपने इन लोगों को देखा? ऐसे लोगों को क्या आप जानते हैं? लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब यहाँ पर पुलिस के हाथ खाली थे। करते करते ये सब में 6 महीने निकल जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस सोच रही थी करे तो करे क्या। साथ साथ में जो बाकी पुलिस स्टेशन थे वहां से वो मिसिंग पर्सन का जो अपडेट था वो लेते रहते थे, लेकिन कोई मिसिंग था ही नहीं। तब पुलिस एक बात सोचती है कि क्या पता कोई इंसान मिसिंग हो, लेकिन वो पुलिस की नज़रों में मिसिंग ना हो, मतलब कि उसकी रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं गई हो। ऐसा भी हो सकता है। तो पुलिस क्या करती है कि अपनी एक टीम तैयार करती है, उन्हें आसपास के जितने भी इलाके थे वहां भेज देती है और उन्हें कहती है कि उन लोगों को ढूंढो जिन्हें कई दिनों से देखा नहीं गया, जो कि अचानक से गायब हो गए। कई हफ्तों के बाद पुलिस के पास उनका एक एजेंट आता है। वो बताता है कि त्रिलोकपुरी नाम की एक जगह है, वहां पर एक आदमी रहता है अंजन दास, जो कि कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। तो पुलिस कहती है उसकी रिपोर्ट तो होगी। तो पुलिस उस एरिया के पुलिस स्टेशन पर पूछती है कि अंजन दास कब से मिस है। तो पुलिस को आगे से पता चलता है कि अंजन दास की कोई मिसिंग रिपोर्ट है ही नहीं। अब पुलिस सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस उस आदमी का एड्रेस निकालती है और उसके घर जाती है। उस आदमी का घर त्रिलोकपुरी में ही था और वो वहां पर किराए पर रहता था। उसके जो मकान मालिक यानी कि ओनर थे उस प्रॉपर्टी के, वो नीचे रहते थे, वो ऊपर किराए पर रहता था। तो पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। जब पुलिस उनके कमरे में जाती है तो वहां पर 2 लोग बैठे थे, एक औरत और साथ में अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो औरत करीब 45 से 50 के बीच बीच की थी और जो लड़का था साथ में वो 25-26 साल का था। तो पुलिस उनसे उनके नाम पूछती है तो वो औरत बताती है कि मेरा नाम पूनम है और लड़के का नाम दीपक था। तो पुलिस उनसे पूछती है कि अंजन दास कहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि पता नहीं वो कहाँ पर है, कई दिनों से वो घर नहीं आया। पुलिस कहती है कि अगर वो घर नहीं आया तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उसने ऐसा कई बार, अंजन दास ने ऐसा कई बार किया है कि वो चला जाता है और कई कई महीनों के बाद घर वापस आता है। वो पुलिस को बताते हैं कि वो दारू बहुत पीता है और दारू पीकर कहीं पर भी चला जाता है और क्या पता वो बिहार अपने परिवार के पास गया हो। लेकिन आसपास के लोगों से पूछती है कि ये कौन लोग हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ।
तो पुलिस के सामने एक कहानी आती है। पूनम एक बहुत गरीब घर की लड़की जो कि झारखंड में रहती थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी एक सुखदेव नाम के आदमी से हुई थी। 14 साल की उम्र में वो एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के कुछ दिन बाद सुखदेव दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाकर वो ना कभी पूनम से फ़ोन पर बात करता है और ना ही किसी तरीके का कोई संपर्क उसके साथ करता है। ऐसे ही करते करते दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं और कई महीने निकल जाते हैं, लेकिन पूनम की बात सुखदेव से नहीं होती। फिर 1997 में पूनम अपनी बेटी को लेकर दिल्ली जाती है अपने पति को ढूंढने के लिए। एक माँ अपनी बेटी के साथ एक नए शहर में, एक बड़े शहर में, जो कि पहले वो काफ़ी छोटे शहर में रहती थी, वहाँ से वो दिल्ली आई अपने पति को ढूंढने के लिए। उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किसके साथ रहे, कुछ भी नहीं। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो सुखदेव को ढूंढ नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात एक कल्लू नाम के आदमी से होती है। एक नए शहर में कल्लू ने पूनम की बहुत मदद की। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। हालांकि कल्लू और पूनम ने शादी नहीं की, लेकिन वो एक साथ रहते हैं, अपनी फैमिली को शुरू करते हैं। पूनम के पहले एक बेटी थी। कल्लू के साथ उसे 2 और बेटियां होती है और एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं दीपक। यानी कि इस घर में 5 लोग रहते थे, पूनम, कल्लू, उनका बेटा और 3 बेटियां। लेकिन उसकी एक बेटी 4 साल की उम्र में मर जाती है। खैर पहले तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कल्लू को दारू पीने की आदत बहुत ज्यादा लग जाती है। कल्लू को बहुत समझाया जाता है कि तुम दारू मत पियो, लेकिन वो नहीं माना। ऐसे ही करते करते साल 2016 में लीवर की प्रॉब्लम की वजह से कल्लू की मौत हो जाती है। लेकिन साल 2016 से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2011 में पूनम की मुलाकात एक मैकेनिक से होती है। उसका नाम था अंजन दास। बीच में अंजन दास और पूनम कई बार मिले भी, लेकिन उनका मिलना सही नहीं था क्योंकि पूनम कल्लू के साथ थी। लेकिन अब कल्लू इस दुनिया में नहीं था, तो पूनम अंजन दास के साथ शिफ्ट हो जाती है और वो तरलोकपुरी के एक मकान में रहने लगते हैं। अंजन दास के साथ शिफ्ट होने के बाद पूनम ने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी कर दी थी, लेकिन बाद में उसका डिवोर्स हो जाता है और वो फिर से इनके साथ आकर रहती है। अब इस घर में पूनम, अंजन दास, उसका बेटा दीपक, साथ में उसकी 2 बेटियां। साल 2018 में दीपक की भी शादी कर दी जाती है। अब इनके घर में एक ही रूम था, तो वहां पर सभी लोग कैसे रहते, तो दीपक साथ ही में एक अलग कमरा लेता है और वहां पर किराए पर रहना शुरू कर देता है अपनी वाइफ के साथ। तो खैर अब पुलिस वहां से तो चली जाती है, लेकिन फिर से इनके घर पूछताछ के लिए जाती है। वहां पर इनसे पूछा जाता है कि अंजन दास से आप फोन पर क्यों नहीं बात करते, आप उसका नंबर दो। तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि अंजन दास का मोबाइल फोन तो इनके पास ही है। तो पुलिस इनके घर की तलाशी लेती है। तो तलाशी के बाद वो फटाफट आते हैं और इन दोनों को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल उन्हें इनके घर में वो कपड़े मिले थे जो कि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई इस फुटेज में इन दोनों ने पहने थे। और उस सीसीटीवी फुटेज में भी एक औरत है और एक हल्की सी उम्र का लड़का है। पुलिस उन्हें ले जाकर पूछती है कि अंजन दास कहां पर है। पहले वो कहते हैं हमें नहीं पता, वो बिहार गया है, हमें नहीं पता। लेकिन बाद में सच सामने आ ही जाता है। साल 2018 में दीपक की शादी हो गई थी। 2019 तक उसे बच्चा भी हो गया था। अब इस समय तक अंजन दास ने काम करना छोड़ दिया था। वो कोई काम नहीं करता था, सारा दिन वो दारू पीता रहता था। और एक चीज यहाँ पर पूनम के सामने आती है। दरअसल अंजन दास की पहले एक शादी हो रखी थी। बिहार में उसकी वाइफ रहती थी। उसके 8 बच्चे थे, 7 लड़कियां और एक उसका लड़का था जो कि बिहार में रहते थे। अब ये बात पूनम को अजीब लगती है क्योंकि अंजन दास ने ये बात पहले छुपाई थी। अब अंजन दास कोई काम तो करता नहीं था, लेकिन अपने बच्चों को और अपने परिवार को जो कि बिहार रहते थे उन्हें पैसे तो भेजने थे। तो वो क्या करता है कि पूनम के पास जो भी थोड़े बहुत गहने थे उसे बेचना शुरू कर देता है। साल 2022 में पूनम को उसकी बेटी बताती है कि ये जो अंजन दास है ये मेरे प्रति बहुत गलत इंटेंशन रखता है। इसने कई बार मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश भी की। और यही बात जब उसने अपनी बहू और दीपक की वाइफ को पूछा कि तुम अब ज्यादा हमारे घर क्यों नहीं आती, तो उसने बताया कि अंजन दास के इंटेंशन बहुत गलत है और वो इस घर में रहने के लायक नहीं है। जब ये सारी बात दीपक को पता चलती है कि उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ, उसकी वाइफ के साथ ये हुआ, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। 30 मई साल 2022 वो अपनी बहन और अपनी वाइफ को कहता है कि तुम दूसरे वाले घर में जाओ। और जो इनका मेन घर था उसमें अंजन दास, पूनम और साथ में दीपक था। अंजन दास आता है रात के समय। दीपक उसे कहता है कि चलो दारू पीते हैं। वो उसकी दारू में कुछ नींद की गोलियां मिला देता है।
कुछ टाइम के बाद जब दारू उसे बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है तो दीपक चाकू निकालता है और बिना देखे अंजन दास के बस मारता रहता है। जहां उसका मन कर रहा था बिना देखे वो बस मारता जा रहा था। उसके अंदर का गुस्सा बाहर आ रहा था। कुछ टाइम के बाद पूरा कमरा सिर्फ और सिर्फ लाल था। दीवार पर लाल रंग के छींटे और उस कमरे में पड़ी हुई अंजन दास की वो डेड बॉडी। इस रात ये बॉडी को ऐसे ही कमरे में छोड़ देते हैं। उसके बाद अगले दिन ये कमरे की पहले तो करते हैं सफाई और साथ में अंजन दास के करते हैं 10 टुकड़े। उसकी बॉडी को 10 टुकड़ों में काट दिया जाता है। आसपास किसी को इसकी स्मेल ना आए तो प्लास्टिक के मोटे मोटे बैग में इसे डालकर फ्रिज में रख दिया जाता है। फ्रिज में जो भी सामान था उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। अब सबसे पहले इनका काम था बॉडी को ठिकाने लगाना। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स को फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब 5 जून को और 6 जून को पुलिस रामलीला मैदान में जाती है और वहां पर ये बॉडी के पार्ट्स उन्हें मिल जाते हैं तो ये बाकी बचे हुए बॉडी के पार्ट्स को कहीं और फेंक देते हैं। अब यहाँ पर बॉडी तो गायब हो गई थी लेकिन क्राइम सीन से ये पकड़े जा सकते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, पूरे घर में सफाई करवा दी, पूरे कमरे को पेंट करवा दिया। और अगर कोई भी उनसे पूछता कि अंजन दास कहाँ पर है तो वो कह देते कि वो अपने माँ बाप को मिलने के लिए गया हुआ है। और वैसे भी इनसे कोई ज्यादा बातचीत करता तो नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन्होंने ये सब कुछ किया एक किराए के मकान में, और उसी फ्लोर पर एक और कमरा था जो किसी और ने रेंट ले रखा था। उन्हें इस सब का पता भी नहीं चला। एक बात तो हम कह सकते हैं कि आज के ज़माने में हमारे घर के बगल में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। और ये केस तो चलो सामने आ गया, लेकिन ना जाने कितने ऐसे केस हैं जो कभी सामने नहीं आए जिसमें बॉडी को ऐसे ठिकाने लगा दिया गया। दोस्तों, जाने से पहले इस केस को ज़रूर देखें। 90 साल से ये आदमी कैसे पहेली बना हुआ है। इस चैनल की सबसे बेहतरीन वीडियो यही है, मस्ट वॉच, इसे जरूर देखिए और 1M शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर वीडियोस के लिए।